सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चन का एक सेट है। चलिए उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अगेन रीजनिंग असर्शन आया है। यहाँ पे असर्शन में क्या पूछा है? असर्शन है नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स क्या क्या? कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिल्कुल सही। जो कॉर्टेक्स में ज्यादा रहते हैं उनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो मेडुला के जिनका लूप ऑफ हेनली जो है वो मेडुला में डिप करता है उनको हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो देयर आर टू टाइप्स। और क्या है रीजनिंग क्या है? Juxtamedullary nephrons have a short loop of Henle, whereas cortical nephrons have long loop of Henle. बिल्कुल गलत, यहाँ पे ऑपोजिट बताया है। लूप ऑफ हेनली लंबा किसमें होता है? इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है उनमें वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। क्या? लूप ऑफ हेनली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, सो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज false. So A is true, B is, R is false. So option number C. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनियस वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक मतलब क्या? इसमें क्या रिलीज हो रहा है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किसमें किसमें होता है ये हम एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पे 3 तरह के बताया गया है। एक एमोनोटेलिक है, एक यूरियोटेलिक है और एक होता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक किसमें होता है? यूरिकोटेलिक एनिमल्स है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, जो कि यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट में रिलीज करते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है? मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। सो बेसिकली डेजर्ट वगैरह में जो रहते हैं या फिर जो हार्श क्लाइमेट में रहते हैं वहां पे ज्यादा यूज होता है। एंड स्मॉलर एनिमल्स भी ज्यादा यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या है? बर्ड्स एंड एनिलिड्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे क्या जाएगा? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ। जब हार्ट के एट्रियम में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो क्या रिलीज होता है? रिलीज करता है हार्ट का जो एट्रियल वाले वो रिलीज करता है ANF। ANF दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि क्या करता है? वो करता है वैसोडाइलेशन। एंड वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हो जाता है डिक्रीज। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो हो जाता है डिक्रीज्ड। ठीक है, सो ये होता है ऑप्शन नंबर 2, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, ब्लड डोपिंग means use of banned substances by athletes that have a favorable effect on erythrocyte count by stimulating the bone marrow. The source of such hormone can be in human such as, so यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में बताया गया है? एक ऐसा हार्मोन जो कि एरिथ्रोसाइट काउंट को बढ़ा देता है। कौन है? आंसर इज एरिथ्रोपोएटिन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस दैट इज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। So, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है फ्रॉम द जेजी सेल्स। वो कहाँ पे होता है? इन द किडनीज और नेफ्रॉन्स। स्पेसिफिकली अगर बोले नेफ्रॉन्स पे होता है। ठीक है, जेजी सेल्स जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus बनाता है बाय द एफरेंट आर्टेरियल एंड द डीसीटी, और वहीं पे बनता है ना जेजी सेल्स। वहां पे कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, अदर भी सेल्स होते हैं, उनसे एक सेल्स होता है जेजी सेल्स। उन जेजी सेल्स से रिलीज होता है ये एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये मिलता है इन किडनीज। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। Ascending limb of Henle is impermeable to water. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Descending limb of loop of Henle is permeable to water. Descending loop of Henle is permeable to electrolytes. तो ये हम लोग सीधा एनसीईआरटी में देखेंगे। ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे हेनलेस लूप के बारे में पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और उल्टा क्या है? असेंडिंग लूप इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। तो यहाँ पे क्या है, असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें क्या अलाउड है, उसमें है अपना वाटर इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल है। तो असेंडिंग लिम्ब में इम्परमिएबल टू वाटर, ये तो सही है। डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर गलत है, वो परमिएबल है वाटर के लिए। असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी परमिएबल टू वाटर गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी अपना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is has not the protonephridia as an excretory organ। प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो वहाँ पे हम लोग कुछ अदर स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो किडनी के अलावा उसके बारे में बताया गया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, यहाँ पे एक है प्रोटोनेफ्रिडिया और इसका एक और नाम क्या है, फ्लेम सेल्स। कहाँ कहाँ मिलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस सच एज प्लेनेरिया, उसके अलावा रोटिफर्स, एनिलेट्स एंड सेफेलोकॉर्डस दैट इज एम्फिऑक्सिस। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं रोटिफर्स में मिलता है, एम्फिऑक्सिस में मिलता है, प्लेनेरिया में मिलता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म में नहीं मिलता। अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है अपना नेफ्रिडिया एज इट इज अ स्टेबुलर स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड अदर एनिलेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज अगेन, यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सिंपली रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ क्रस्टेशियंस इज परफॉर्म बाय, क्रस्टेशियंस मतलब क्या, प्रॉन्स, ठीक है, लॉबस्टर्स, ऐसे वाले एनिमल्स। ठीक है, प्रॉन्स, तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड जिसका एक और नाम क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड। देख लेते हैं, एंटीनल ग्लैंड भी सही है, ग्रीन ग्लैंड भी सही है, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हमारा फिजियन ट्यूबस नहीं है तो वो किन पे होता है, ये होता है इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 सही है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 65 to 70% reabsorption takes place through PCT in renal tubule. Which of the following statement is correct? इसके जो 65 to 70% ऑफ द reabsorption कहाँ पे होता है, PCT में होता है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही बताया है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना। देखते हैं, ग्लूकोज एमाइनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव प्रोसेसेस। देख लीजिए यहाँ पे ये चीज यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन के जगह पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पीसीटी में यहाँ पे क्लियरली सबके सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन के बारे में आप देख लीजिए। जो हमारा ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है उसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड एंड सोडियम जो है वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। ठीक है, और नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो एब्सॉर्ब होता है पैसिवली। ठीक है, और ये चीज वेट अ मिनट, हाँ दैट्स ऑल। सो यहीं पे वही चीज मुझे मेंशन करना था। ठीक है, सो आप ये चीज देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब एक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आता है अपना, ग्लूकोज एंड सर्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब पैसिवली, गलत, ग्लूकोज तो नहीं आता बट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है। कौन सा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यूरिया। ठीक है, CH मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन एंड वाटर के बारे में बताया गया है, रीअब्सॉर्ब एक्टिव प्रोसेस, गलत। हाइड्रोजन आयन एंड ये अमोनिया रीअब्सॉर्ब बाय पैसिव प्रोसेस, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे नेफ्रॉन एक बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा बनाया हुआ है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बड़ा करके देता हूँ। ये जो जगह है इस पे लिखा हुआ है A, इस पे लिखा हुआ है C, इस पे लिखा हुआ है B और इसमें लिखा हुआ है D। क्या पूछा है यार, इनकरेक्ट को हमें निकालना है। A 70 to 80% वाटर रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ पे A क्या है, A is PCT, C is TCT, B is loop of Henle और D क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अच्छा हम ऑप्शंस को एक बार देखते रहते हैं एक एक करके सब। B is permeable to salt, B is permeable to salt, B क्या है, B is the descending limb of Henle जो कि permeable नहीं है, उसमें क्या वाटर के लिए वो permeable होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस आयन इन सी। सी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है, एंड अमोनिया का भी होता है टू मेंटेन द पीएच। सो या सी जो है वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। और डी क्या है, अलाउ पैसेज ऑफ small amount of urea into the medullary interstitium and help to produce concentrated urine। बिल्कुल सही। यहाँ से क्या होता है, यूरिया इंटरस्टिशियम में जाता है और जो एक ग्रेडियंट सेट करता है जिसके अकॉर्डिंग वाटर जो है वो ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है, एंड हेंस यूरिन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली एंड ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट GFR एक्टिवेट्स। व्हाट इज GFR? दैट इज द बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे इसके डेफिनेशन में जाते हैं तो GFR इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनीज पर मिनट। यहाँ पे पर मिनट जो है वो मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और नॉर्मली वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ठीक है, सो या फॉल इन GFR से क्या होगा, एड्रिनल मेडुलर रिलीजेस एड्रिनलिन कलर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस वैसोप्रेसिन। ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा हम लोग वेट करते हैं उसके लिए। जी सेल्स रिलीज रेनिन, बिल्कुल सही। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अगर GFR का फॉल होता है तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है जे सेल्स को। यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देख लीजिए एक बार, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया होगा, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो और GFR कैन एक्टिवेट जे सेल्स टू रिलीज द रेनिन। ठीक है, तो रेनिन सबसे पहले रिलीज होता है, हेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग एक कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीट्स 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही डेटा है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया ही पर डे एक्सक्रीट होता है इन ह्यूमन यूरिन। ऑल्दो यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है, अबाउट 2 to 3 लीटर्स पर डे। ठीक है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब पैसिवली इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल गलत। कैसे होता है, वो एक्टिवली होता है, पैसिवली नहीं होता, एक्टिवली होता है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर। गलत, दैट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। और असेंडिंग में उल्टा हो जाता है। डिसेंड किडनीज रीअब्सॉर्ब 2/3 पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। 2/3 पार्ट। अब एक बार देख लेते हैं किडनीज कितना परसेंट पार्ट वो करता है, अबाउट 99% पार्ट होता है। ठीक है, आंसर देख लीजिए यहाँ पे 180 लीटर्स पर डे बनता है, एंड यूरिन रिलीजेस ओनली 1.5 लीटर्स, मैक्सिमम 2 लीटर्स। ठीक है, सो 99% जो है फिल्टरेट हैज टू रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो या ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13, हाँ, मैच द given in column 1 with those in column 2 and select the correct option। ठीक है, करते हैं मैच। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, बेसिकली जो ब्लड से सब कुछ जो फिल्ट्रेट कर लेते हैं एक्सेप्ट द प्रोटीन्स इन द, कहाँ पे होता है, ये होता है इन द बाउमन्स कैप्सूल और द मेल्पिजियन कॉर्पस्कल। तो या ऑप्शन ए का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किसका काम है, बेसिकली एक काम है कलेक्टिंग डक्ट का। ऑप्शन में क्या लिया हुआ है, अच्छा या हेनलेस लूप का भी हम लोग, हेनलेस लूप में उसका मेजर एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हेनलेस लूप इज द पार्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन कराता है, यूरेटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। और स्टोरेज कहाँ पे होता है, इन द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14।
The maximum amount of electrolytes and water 70 to 80% from the glomerular filter which is the reabsorbed in which part of nephron. Highest reabsorption जब भी हमें पूछा जाएगा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर विल बी पीसीटी और किसी तरह हमें देखना ही नहीं है हाईएस्ट reabsorption कहाँ पे होता है पीसीटी. तो 70 to 80 मतलब हाईएस्ट हो रहा है तो कहाँ पे होगा proximal convoluted tubule ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सक्रीशन. फिर से हमें 4 स्टेटमेंट बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं इनको. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रीनल फिल्टर reabsorbed in DCT एंड लेस अमाउंट इज reabsorbed in PCT. बिल्कुल गलत. सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है पीसीटी 70% के आसपास होता है एंड डीसीटी में क्या होता है फैकल्टेटिव होता है, जब जरूरत पड़ता है तब होता है बाइकार्बोनेट या सोडियम या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है. descending limb of loop of Henle is completely impermeable to sodium chloride salt. बिल्कुल सही है. हाँ, जो descending limb है वो impermeable होता है to the electrolytes. ठीक है, बट वाटर के लिए वो permeable होता है. Malpighian corpuscle is found in medulla of the kidney. गलत. वो कौन सी रीजन में रहता है कॉर्टिकल रीजन में रहता है. मेडुला में कौन रहता है सिर्फ लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट वही पार्ट रहता है in the medulla. Remaining part PCT, DCT and Malpighian corpuscle कहाँ पे रहता है वो रहता है in the cortical region. ठीक है. Color of urine is pale yellow and slightly alkaline. गलत. Slightly acidic होता है. यूरिन जो है slightly acidic होता है. Alkaline कब होता है किसी किसी केसेस में हो सकता है alkaline but is usually acidic होता है. ठीक है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 2 is the correct regarding excretion. Question number 16. Which one of the following correctly explains the function of a specific part of human nephron? ठीक है, पढ़ते हैं हम एक एक करके. पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स क्या है जो बाउमेंस कैप्सूल का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें जो सेल्स होते हैं दिस आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. ठीक है. क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बाउमेंस कैप्सूल. बिल्कुल सही, उनमें स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं. Henle's loop most reabsorption of the major substances of the glomerular filter. बिल्कुल गलत. Henle's loop का मेन फंक्शन क्या होता है to concentrate the urine. ठीक है. Distal convoluted tubule reabsorption of sodium potassium ion into the surrounding blood capillaries. गलत. वहां पे क्या होता है selective secretion of hydrogen and potassium ions. ठीक है. Efferent arteriole carries blood away from the glomerulus into the renal vein. ये ऑप्शन भी जो है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस तो सही है लेकिन वो अल्टीमेटली वो जो है रीनल वेन में जाने से पहले वो एक और जगह पे जाएगा. सो या एक सेकंड ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. ये इफरेंट आर्टेरियल जो है वो उसको कहाँ पे लेके जाएगा वो वासा रेक्टा की ओर लेके जाएगा. ठीक है बेसिकली. सो या ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है. सो यहाँ पे करेक्ट कौन सा आ जा रहा है करेक्ट हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि एनसीईआरटी में ये गिवन है. ठीक है. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 17. किडनीज आर सिचुएटेड. ये एनसीईआरटी का क्लियर कट लाइन है. ठीक है. किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द आप देख लीजिए लास्ट थोरासिक एंड द थर्ड लंबर. ठीक है. तो लास्ट थोरासिक एंड द थर्ड लंबर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन. ये फैक्ट्स इनको आपको रिमेम्बर करना मेमोराइज करना पड़ेगा. ये सब आप चार्ट में बना सकते हो. उसका लेंथ वेट ब्रेथ हाइट जो भी है उसका आप वेट वगैरह वो सब आप उसमें लिख सकते हैं. डेटा जो है मेमोराइजिंग डेटा. क्वेश्चन नंबर 18. Insects, the cockroach will have the following excretory structures. अगर आपने कॉकरोच वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर तो ये आपके लिए बहुत इजी है. कॉकरोचेस में बेसिकली क्या होता है माल्फीजियन टिब्यूल्स. बेसिकली कॉकरोच कौन से क्लास में आता है क्लास इंसेक्टा के अंदर आता है ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो इंसेक्टा फाइलम में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उन सब का जो है जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है माल्फीजियन टिब्यूल्स. तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct option here. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19. Kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism.
which does not involve. Kidneys are efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism which does not involve. इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो इस किडनी के हार्मोनल फीडबैक या फिर जो रेगुलेशन है किडनी का मैकेनिज्म का उसमें इन्वॉल्व नहीं होता. हाइपोथैलेमस तो होता है. हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? रिलीज होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एडीएच और वेसोप्रेसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंक्रीज द जीएफआर. ठीक है. उसके बाद होता है जेजीए से रिलीज होता है अपना रेनिन जो कि अगेन जीएफआर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है. फिर है हार्ट से रिलीज होता है एएनएफ. इन केस ऑफ हाई जीएफआर एएनएफ क्या कराता है? वेसोडाइलेशन जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कम जाता है एंड हेंस जीएफआर भी जो है वो कम जाता है. फिर क्या है? लीवर का जो है एज सच कोई फंक्शन नहीं है किडनी के रेगुलेशन को मेंटेन करने में. ठीक है. लीवर जो है दैट इज द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अगला है क्वेश्चन नंबर 20. द NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली व्हिच इज एक्सचेंज विद द. हाँ, जो NaCl है वो किसके साथ एक्सचेंज होता है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये वाला जो पार्ट है अपने के एनसीईआरटी में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन किया होगा. जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली इज एक्सचेंज विद असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली. ठीक है. सो NaCl transported by ascending limb of Henle which is exchanged by descending limb of vasa recta. Descending limb of vasa recta के साथ वहां पे ascending limb of Henle का NaCl जो है वो एक्सचेंज होता है. ठीक है. काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन फंक्शन क्या होता है? टू सेट द मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ग्रेडियंट होता है उसको सेट करना. और उसकी वजह से क्या होता है? वाटर मतलब यूरिन का क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है. ठीक है. सो या इट इज ascending limb of Henle किसके साथ एक्सचेंज होगा? descending limb of वासा रेक्टा, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट राइट वे ऑफ राइटिंग द ऑस्मोलैरिटी. ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि लोग जो है यूजुअली देखते नहीं है एनसीईआरटी में और इग्नोर करके चले जाते हैं और एग्जाम में जब जाता है तब दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है? इसका यूनिट होता है मिली ऑस्मोमोल पर लीटर. अभी बस देख लीजिए उसको एनसीईआरटी में ही. ये देखिए मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, MOSMOL लीटर इनवर्स. ठीक है. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल होता है. ठीक है. तो देखते हैं मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, तो यही होना चाहिए. और नहीं सॉरी, आई एम सॉरी यहाँ पे जो है एस जो है वो कैपिटल है, सो वो तो नहीं होगा, ये वाला होगा. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. स्मॉल MOSMOL पर लीटर. ठीक है. या फिर लीटर इनवर्सली आप ऐसे लिख सकते. ओके. अगला क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन यूरिन कैन बी कंसंट्रेटेड इन काउंटर करंट मैकेनिज्म. कितना टाइम्स होता है? यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. ठीक है. 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, एक बार देख लेता हूँ मैं एनसीईआरटी में. यहाँ पे आप देख लीजिए, या सॉरी 4 टाइम्स. ठीक है. ह्यूमन यूरिन कैन बी नियरली कंसंट्रेटेड 4 टाइम्स. ठीक है. बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ये 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 1. 4 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ता है. 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर से क्या बनता है? 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर. तो 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. ओके. अगला है क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following would help in prevention of diuresis? What do you mean by diuresis? Diuresis is nothing but excretion जो है वो increase हो जा रहा है. Excess excretion. ठीक है. उसी को कहते हैं diuresis. Excess urine formation कह सकते हैं. ठीक है. Excess urine formation वो better होगा. Urine increases. ठीक है. Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction, decrease in secretion of renin by JG cells, more reabsorption due to undersecretion of ADH, reabsorption of sodium and water from the renal tubules of aldosterone. तो हमको मैकेनिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना पड़ेगा, तभी हम ये सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे. देखते हैं अगर हम लोग का जो ANF है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन. ANF तो सबसे पहले तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा नहीं. ANF क्या कराता है? वो कराता है वैसोडाइलेशन. सो या A इज रॉन्ग
क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में ही सब कुछ गलत डेटा दिया हुआ है। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। रेनिन सबसे ज्यादा कब रिलीज होता है? जब क्या होता है जो है हम लोग का जीएफआर फॉल करता है। जीएफआर फॉल करने की वजह से क्या होता है, जो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है। सो बेसिकली उस टाइम अगर हम लोग देखें, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। सो या यहाँ पे जो सबसे प्रॉपर आंसर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। देखिए अगर यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग कंसीडर करें, एल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, डायरेसिस का तो सवाल ही नहीं उठता। उससे क्या होता है, यूरिन का आउटपुट कम जाएगा। तो ये पहले ये एक और ऑप्शन है जो कि एलिमिनेट आउट हो जा रहा है। उसके बाद क्या, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच जो है अगर वो रिलीज होता है तो क्या होगा, एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक, ठीक है। तो एडीएच का अंडर सिक्रेशन होने से क्या होगा, डायरेसिस ज्यादा होगा, बट उससे क्या वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो वो कम जाता है। लेकिन ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास बच जा रहा है, क्योंकि अगर रेनिन कम सीक्रेट होगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कम होगा, हेंस जो है वाटर एंड सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी कम जाएगा, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट जो है हम लोग का यूरिन जो है उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया आपको कैसे? देखिए रेनिन जो है वो क्या करेगा, अपना वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, अगेन वो एंजियोटेंसिन वगैरह को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एंड में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। वो कहाँ से, कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। बट अगर रेनिन ही कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, एंड हेंस जो है वाटर का कंटेंट जो है यूरिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन, उसके लिए आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिलीज ऑफ। अगर ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जो है या फिर जो जीएफआर वगैरह है वो सब अगर फॉल कर जाता है तो इनमें से किसका रिलीज नहीं होगा। यूजुअली जब जीएफआर फॉल होता है तो हम लोग का क्या किसका रिलीज होता है, हम लोग का रिलीज होता है रेनिन का रिलीज होता है, एडीएच का रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज होता है, ठीक है। ये तीन ही मेन है, ठीक है। तो देखते हैं एएनएफ नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन होगा, एडीएच होगा, रेनिन होगा। एएनएफ क्यों नहीं होगा? एएनएफ कब होता है, जब ब्लड प्रेशर या जीएफआर जो है वो इंक्रीज करता है तब जाके एएनएफ रिलीज होता है। सो या एएनएफ ऑप्शन नंबर ए एक्चुअल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया वापस, थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शंस को बताया गया है यहाँ पे। ascending limb of loop of Henle is permeable to water. Descending limb जो है वो impermeable to water, सही है। ascending limb जो है वो permeable to water, सही है ये भी। एक सेकंड, ascending limb तो permeable होता है, descending limb, अच्छा बेसिकली यहाँ पे आई थिंक descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes. आई एम सॉरी, यहाँ पे उल्टा बताया गया है, सॉरी। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अगेन डिसेंडिंग लिम्ब जो है दैट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सो ये भी गलत हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर, सो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर, यहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे क्या नहीं आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहाँ पे क्या नहीं आता है, वाटर। ये क्या है, डिसेंडिंग, और ये क्या है, एसेंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statement is correct? आई एम सॉरी, ये स्लाइड शायद रिपीट हो गया है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, proximal convoluted tubule is lined by the proximal convoluted tubule PCT is lined by
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविली टू इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन, इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन। कहाँ पे होता है ये? पीसीटी में, ठीक है। माइक्रोविलिया के प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। इसलिए उनको कहा जाता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और क्यूबॉइडल जो है, पूरा जो टिब्यूल होता है वो क्यूबॉइडल सेल से ही लाइन होता है, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Question number 28. Which one of the following statements are correct? An excessive loss of body fluid from body switches off osmoreceptor. Excessive loss of body fluid from body switches off osmoreceptors. Excessive fluid अगर हो जाता है तो osmoreceptors जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही। मतलब क्या, बेसिकली इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हेंस osmoreceptor जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. हाँ, बिल्कुल सही। ADH के प्रेजेंस में क्या होता है, ADH के प्रेजेंस में जो है वाटर reabsorption होता है इन द DCT और हेंस वाटर कंटेंट जो है वो यूरिन में कम जाता है और डाययूरेसिस प्रिवेंट हो जाता है। ANF कैन कॉज वेसोडाइलेशन। अगेन ये ऑप्शन भी सही है, ये तीनों के तीनों ऊपर के सही है। ANF तो वेसोडाइलेशन ही कराता है। ANF रिलीज कब होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है या फिर GFR इंक्रीज करता है, तब एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट से रिलीज होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। फिर क्या है, ADH causes increase in blood pressure. ADH causes increase in blood pressure. बिल्कुल सही। ADH जो है वो ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करेगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और क्या है, ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR। ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ADH जो है वो क्या करेगा, GFR को बेसिकली इंक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने गलत बताया क्या, यहाँ पे B, C एंड D तो कम्प्लीटली सही है। एंड व्हाट अबाउट A का जो है एक्सेसिव लॉस, अच्छा एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड बताया गया है ना। आई एम सॉरी, मेरे को लगा एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड। एक्सेसिव लॉस, अगर बॉडी फ्लूइड में से लॉस ज्यादा हो जाता है वाटर, तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड में से क्या बोलते हैं, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, GFR एंड ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसको रिस्टोर करने के बहुत जरूरी होता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ आपका, मतलब आई मीन आपका नहीं, किसी का, सपोज एक पेशेंट का सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उसका मतलब बहुत डेंजरस ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो अभी उसका जो है उसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा। अगर डिक्रीज होता क्या, तो वो एक स्टेज में चला जाता है जिसको कहते हैं शॉक, जो कि काफी डेंजरस सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हम लोग उस पे एक्सेसिव मतलब बेसिकली क्या होता है, तब हमारा बॉडी क्या करता है, कोशिश करता है उस ब्लड प्रेशर के फॉल को रिस्टोर करने का थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। और उनमें से एक मैकेनिज्म क्या है, बाय एक्टिवेटिंग द ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, ठीक है। और ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, फिर ऑस्मोरिसेप्टर वो ब्रेन में सिग्नल करेंगे एंड देन वहां से सर्टेन केमिकल्स वगैरह जो भी है रिलीज होगा, जो भी मतलब रिलीज करना है वो करेंगे। और आफ्टर ऑल क्या होता है, आफ्टर ऑल वो करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्शन के वजह से क्या होता है, GFR एंड ब्लड फ्लो वगैरह रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। सो या दे डू नॉट स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर, दे स्विच ऑन द ऑस्मोरिसेप्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो B, C और D यहाँ पे, सॉरी B, C और हाँ B, C और D यहाँ पे सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नाइट्रोजनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में कौन सा नाइट्रोजनियस, कौन सा जो एनिमल है वो एक्सक्रीशन करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट का। सबसे पहले तो ये कौन सा नाइट्रोजनियस वेस्ट है, दिस आर बेसिकली यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिकोटेनिक एनिमल को हमें ढूंढना है। सैलामेंड्रा, हिप्पोकैम्पस, पेवो एंड ऑर्निथोरिंकस। सैलामेंड्रा क्या है, सैलामेंड्रा इज अ एम्फीबिया। हिप्पोकैम्पस क्या है, एक फिश है। ऑर्निथोरिंकस क्या है, ऑर्निथोरिंकस आर मैमल्स। तो ये जो तीनों के तीनों है, दिस सॉरी आई मीन मैमल्स जो है वो क्या होता है, यूरिया रिलीज करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रिलीज करेंगे आपका अमोनिया, तो ये भी नहीं होगा।
एंड व्हाट अबाउट पेवो? पेवो इज अ बर्ड, एंड बर्ड्स क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी, पेवो। पेवो किसका नाम, कौन से बर्ड का नाम है? पेवो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये है अपना एनिमल किंगडम, और ये वाला चैप्टर मिला के आया है। ठीक है, एनिमल किंगडम में ये मिल जाएगा। सो आपको बेसिकली आजकल एनसीईआरटी मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें 2-3 चैप्टर का मिला के पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस में बेसिकली होता क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, प्रोलॉन्ग ब्लड हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड ग्लूकोज है, यही चीज जो है जब ब्लड में कोई भी चीज जब ब्लड में एक्सेस हो जाता है, दैट इज अनवांटेड सब्सटेंस, एंड अनवांटेड सब्सटेंस का क्या हो जाता है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है। तो हमें यूरिन में क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, और ग्लूकोज के साथ साथ एक और चीज हमें मिलता है, वो होता है कीटोन बॉडीज। वो क्यों होता है वो आपको अभी एज सच ये सब समझने का जरूरत नहीं, काफी हायर कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आपको ये दोनों चीजें याद रखना है कि इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये दो चीजें, ये दोनों चीजें कहाँ पे मिलता है? इन यूरिन। ठीक है, ये दोनों चीजें यूरिन में मिलेगा। तो ग्लूकोज जब यूरिन में जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं, ग्लूकोज जब रहता है इन यूरिन, अगर ग्लूकोज रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और अगर कीटोन बॉडीज रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोन यूरिया। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कीटोन यूरिया। सो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन ए इज कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो यही पे हमें मिल जा रहा है, उसके आगे हमें देखने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।